हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को बताया है कि हम लोग केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट कर रहे थे, जिसका हमने पार्ट 1 बना दिया था। आज हम पार्ट सेकंड स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग बने रहिए और देखते रहिए। देखो, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ लिया था, हम लोगों ने सारा सब कुछ पढ़ लिया था। इसमें हमने रसायन शास्त्र के बारे में पढ़ लिया था, कहाँ से लिया गया है, कहाँ कहाँ इसका महत्व होता है, सारा सब कुछ पढ़ लिया था। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, वो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, उसका नाम है रासायनिक संयोग। ठीक है, क्या हमारा रासायनिक संयोग, क्या है हमारा रासायनिक संयोग के नियम। एक मिनट पेन ले लें। हाँ, तो हमारा क्या है रासायनिक संयोग का नियम, जो आप लोगों को यहाँ नहीं दिख रहा हो तो यहाँ लिख देते हैं। रासायनिक संयोग का नियम, संयोग के नियम। क्या है रासायनिक संयोग के नियम? रासायनिक संयोग के नियम की यदि हम बात करते हैं, इसके अंतर्गत 5 नियम आते हैं। कितने आते हैं? 5 नियम आते हैं, नियम होते हैं। और नंबर से हम सारे नियम पढ़ते हैं। पहला हमारा होता है द्रव संरक्षण का नियम। पहला क्या हमारा? द्रव्य संरक्षण का नियम क्या है? द्रव संरक्षण का नियम। देखो, इस नियम की बात करते हैं तो इस नियम के अनुसार क्या है? इस नियम के अनुसार द्रव ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता। यह नियम क्या कहता है? ये हमारा द्रव है, ठीक है। द्रव को ना तो हम बना सकते हैं और ना ही हम इसको नष्ट कर सकते हैं, ठीक है, और ना ही हम इसको क्या है? नष्ट कर सकते हैं। बस कंडीशन है कि इसको एक फॉर्म से, मतलब एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। मतलब कहने का मतलब यह है कि द्रव संरक्षण के नियम की यदि हम बात कर रहे हैं, द्रव संरक्षण के नियम की बात क्या बोली जाती है कि द्रव को ना तो नष्ट किया जा सकता है, ना ही इसको बनाया जा सकता है, बस इसको एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। जैसे मान के चलो, हमारे पास एक कॉर्क है। क्या हमारे पास एक कॉर्क है, ठीक है। यदि हम इस कॉर्क की बात करते हैं तो इसमें हमने क्या भर दिए? फास्फोरस के टुकड़े भर दिए। क्या डाल दिए इसमें? फास्फोरस के टुकड़े, ठीक है। और इस कॉर्क को क्या हमने बंद कर दिया, बंद कर दिया। अब इसको हम क्या कम करेंगे? इसको हमने और यदि बात करें साथ में इसके क्या है? रेत भी डाल दी नीचे। अब हमने इसको गर्म किया तो हमने क्या देखा? गर्म करने से फास्फोरस के टुकड़े क्या है? मेल्ट होना चालू हो जाएंगे, एक गैस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? ये हमारा द्रव था, इसके अंदर इसको क्या बोलेंगे? द्रव। तो क्या होगा कि इसको जब हम तौलेंगे ना, मतलब पहले हमने इससे पहले मेजर किया, मतलब इसको तौला, तो सेम वही इसका वजन होगा, वही इसका रेशियो होगा। और उसके बाद यदि इसका हम वो कर देंगे ना, क्या करते हैं? गर्म कर देंगे, फिर उसके बाद तौलेंगे, तब भी उसमें वही अनुपात होगा, वही सब कुछ होगा। बस क्या है, एक रूप से दूसरे रूप में बदल के आया है, वजन भी उतना ही होगा। तो कहने का मतलब समझे कि क्या है? कहने का मतलब ये है कि इस नियम के अनुसार द्रव को ना तो बनाया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता, बस एक रूप से दूसरे रूप में उसको बदला जा सकता है। देखो, इसके बारे में थोड़ा और जाने, इस नियम के बारे में थोड़ा और जानते हैं हम लोग। देखो, सबसे पहले यदि हम बात कर रहे हैं तो इस नियम की बात करते हैं। एक रूसी वैज्ञानिक थे, क्या नाम था? रूसी वैज्ञानिक। जो आप फोटो देख रहे हो, ये रूसी वैज्ञानिक थे। इनका नाम क्या है? आंतोइन लुवोसिए। क्या था? आंतोइन लुवोसिए, ठीक है। यदि इनकी बात करें तो इन्होंने ना 1789 में, मतलब कितना? 1700 में, कुछ बुकों में 1756 भी लिखा हुआ है। 1789 में इस नियम के बारे में बताया, और उन्होंने ये बताया कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, एक मिनट को, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ की मात्रा का योग रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले पदार्थ की रासायनिक बनने वाले उत्पादन के बराबर होता है। मतलब देखो इधर देखो, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ
अब क्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ वाले पदार्थों की मात्रा रासायनिक क्रिया में बनने वाले रासायनिक क्रिया में बनने वाले उत्पाद के बराबर होता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे मान के चलो हमने क्या काम कर लिया, एक हमने एग्जांपल दिया था फ्लश का आपको, उसमें हमने क्या जिस एक फ्लश का एग्जांपल दिया था, क्या फास्फोरेट टुकड़े भर दिए, रेत भर दी, इसको हमने गर्म किया तो हमने देखा क्या है, इसका रूप तो बदल गया। अगर इसमें भाग ले रहे थे क्या, फास्फोरस ले रहा था भाग, ठीक है, और हमारी क्या है, रेत ले रही थी, ठीक है। तो हम क्या बना, हमारा P2O5 बन गया इसका। लेकिन कहने का मतलब ये इसमें कुछ भी हुआ हो, लेकिन इसमें जो बनना पदार्थ उसके इन दोनों के बराबर है कि नहीं है, उत्पाद हो रहा था। तो बस यही हमारे एक नियम सिंपल सा, जब को ना तो बनाया जा सकता है, ना इसको नष्ट किया जा सकता है, बस एक रूप से दूसरे को बदला जा सकता है। जैसे यहाँ देखो एक चीज़ दिखाते हैं, जैसे आप लोगों को डायग्राम दिख रहा है, देखो आप लोगों को डायग्राम दिख रहा है। इस डायग्राम में आप लोग देखो, बिफोर रिएक्शन के पहले क्या हुआ था, हमारा बल्ब ग्लो नहीं कर रहा था, बल्ब जल नहीं रहा था, ठीक है। उसके बाद रिएक्शन हुई तो जलने लगा। तो कहने का मतलब ये क्या है कि हमने एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर कर दिया, बस एक फर्क कुछ नहीं पड़ा उसमें, ठीक है। इस नियम के बारे में आप लोगों को समझ में आया तो हम नेक्स्ट चलते हैं। देखो दूसरा यदि हम बात करते हैं तो हमारा स्थिर अनुपात का नियम, दूसरा नंबर किसका था, हमारा स्थिर अनुपात का नियम। क्या है हमारा स्थिर अनुपात का नियम। एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, क्या था, जोसेफ प्रस्टले, क्या नाम था इनका, जोसेफ प्रस्टले। इन्होंने ऑक्सीजन की खोज की थी, किसकी, ऑक्सीजन, ठीक है। इन्होंने 1754 से 1826 के बीच में 1754 से 1826 के बीच में इन्होंने एक खोज करी, और उसमें इन्होंने एक नियम दिया, इसका नाम था क्या था, स्थिर अनुपात का नियम। अनुपात का नियम क्या है, स्थिर अनुपात का नियम। इन्होंने क्या बोला, किसी यौगिक में तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव समान रहता है। क्या बोला उन्होंने, किसी यौगिक में तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव समान रहता है। कहने का मतलब ये है कि आप लोग देखो प्रत्येक यौगिक में उसके अवयवी तत्व देखो, ऐसे देखो आप, जैसे क्या बोल रहा है, किसी यौगिक में तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव समान रहता है। जैसे आप देख लो, आपको हमने क्या देखा कि हमें पानी बनाना है, ठीक है। तो पानी के लिए हम बात करते हैं, हाइड्रोजन हमारा 1 पे आता है, ऑक्सीजन कितने पे आता है, 8 पे आता है, मतलब 16, ठीक है, ये 2 है। तो हम क्या बोल सकते हैं, 2:16, मतलब 1:8 के अनुपात में क्या होगा, जो हमारा एक निश्चित अनुपात रहेगा। हमारा ऑक्सीजन, हमारा मतलब पानी का अनुपात क्या आता है, 1:8 के अनुपात में हमेशा रहेगा। तो जो भी रासायनिक क्रिया में जो भी तत्व के द्रव्यमानों का अनुपात हमेशा किसमें होगा, द्रव्यमानों का मतलब समझते हो, एक होता है हमारा एक प्रोडक्ट टेबल होती है, उसमें हम क्या है, उसमें हमारे देखो उसमें हमारे क्या है, किसी भी तत्वों का द्रव्यमानिक अनुपात होता है, ठीक है। उसमें क्या बोला गया है जैसे हाइड्रोजन हमारा एक नंबर पे आता है, इसका द्रव्यमान कितना होता है, 2, मतलब एक ही होता है, लेकिन ये 2 है तो 2 हो जाएंगे। 8 पे आता है, इसका हो जाता है 16, ऑक्सीजन 8 पे आता है, 16 होता है, डबल कर देते हैं उसको, तो हमारा क्या है, 1:8 करके हमारा आ जाएगा। तो इस नियम के बारे में समझे थोड़ा बहुत, ठीक है। अभी देखो इसमें कुछ और चीज़ है जो हमें देखने के लायक है इस नियम में ही। जैसे देखो इसका एक उदाहरण देखो, उदाहरण हमारा क्या कहता है, उदाहरण हमारा कहता है कि जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, किसमें, जल में और हाइड्रोजन 1:8 में होता है, जैसे हमने आपको बता ही दिया, किसमें होता है, 1:8 में रहता है। चाहे जल किसी भी रूप में हो, चाहे जल कैसे किसी भी रूप का हो, मतलब चाहे कुएं का हो, नदी का हो, तालाब का हो, किसी भी का भी हो, वो किसमें होगा, 1:8 में हमेशा रहेगा, ठीक है, समझ में आई।
उसके बाद देखो एक चीज़ और पढ़ लें इसमें, अतः स्रोत पर निर्भर ना करते हुए किसी यौगिक में तत्व समान अनुपात में पाए जाएंगे। मतलब इसमें कोई निर्भर नहीं करेगा कि पानी कहाँ से आ जाए हमारा। इस नियम को कई प्रयोगों द्वारा सत्यापित किया जा चुका है। इस नियम को और भी प्रयोगों द्वारा सत्यापित किया जा चुका है। जैसे कभी कभी निश्चित संगठक का नियम भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? निश्चित संगठन का नियम भी कहते हैं। निश्चित संगठन मतलब क्या होता है? एक निश्चित अनुपात में है संगठन का, एक बढ़िया एक बिल्कुल निश्चित अनुपात में बनना है ना, इसको निश्चित अनुपात संगठन का नियम भी कहते हैं। और साथ में इसको क्या कहते हैं? स्थिर अनुपात का नियम भी कहते हैं। ठीक है, इतना आप लोगों की समझ में आ जाए तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। देखो जैसे आप देखो मीथेन, देखो मीथेन कितना लिया है? 60 ग्राम। ऑक्सीजन देखो 232। ठीक है, इनको मिलाया जाए तो क्या है, इनके एक निश्चित अनुपात आ जाए। अब देखो नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट नियम की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? गुणित अनुपात का नियम। नेक्स्ट हमारा क्या है? गुणित अनुपात का नियम। यहाँ देखें आप लोग, दो नियम पढ़ लिया हमने। स्थिर अनुपात का नियम पढ़ लिया, ठीक है, पढ़ लिया है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़ लिया, स्थिर अनुपात का नियम पढ़ लिया। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या क्या कहता है? द्रव को ना तो बनाया जा सकता, ना ही नष्ट किया जा सकता, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में मतलब बदला जा सकता है। ठीक है, हमने कॉर का एग्जाम्पल दिया, एक हमने कांच की गोली ली, उसमें हमने पासपोर्ट डाल दिया करके दिया था। एक होता है हमारा क्या द्रव, एक होता है हमारा क्या? स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम क्या? जोसेफ वेस्टले क्या कहते हैं कि रासायनिक क्रिया में जो भाग लेते हैं ना सदा, उनके जो परमाणु भार होते हैं ना, वो सदैव क्या होंगे? एक निश्चित अनुपात में होंगे। ठीक है, जो भी लेंगे, तो ऑक्सीजन का एग्जाम्पल दिया, ऑक्सीजन और पानी का। ठीक है, पानी को एग्जाम्पल दिया, सीधा ऐसे याद रखो, एक 1:8 में रहता है पानी का। एक आता है गुणित अनुपात का नियम। नेक्स्ट क्या हमारा? गुणित अनुपात का नियम। देख, गुणित अनुपात का नियम, देखो ये इस नियम की यदि हम बात करते हैं ना, तो ये नियम सबसे पहले दिया किसने? सबसे पहले देखो सबसे पहले ये नियम किसने दिया? डाल्टन ने दे दिया था। किसने? डाल्टन ने। डाल्टन ने 1803 में इस नियम के बारे में बता दिया था। इस नियम के अनुसार यदि कोई, इस नियम के अनुसार क्या है? ये नियम क्या कहता है? ये नियम कहता है कि देखो, ये नियम क्या कहता है? ये नियम कहता है यदि कोई, या देखो, यदि दो तत्व यदि दो तत्व संयोजित होकर, क्या होकर? संयोजित होकर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, तो एक तत्व के साथ दूसरे तत्व के संयुक्त होने वाले द्रव्यमान छोटे पूर्णांक के अनुपात में होते हैं। द्रव्यमान अनुपात में होते हैं, देखो पूर्णांक के अनुपात में होते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या कहते हैं? क्या हो रहा है जब दो या दोस्त देखो, अब इसको हम समझने के लिए हम समझते हैं। देखो ऐसे तो आएगा नहीं, एक एक लाइन पढ़ के समझिए। यदि दो तत्व संयोजित होकर, कितने तत्व? दो तत्व संयोजित होकर, तो दो तत्व ले लेते हैं। पहले ले लिया हमने हाइड्रोजन, ठीक है, दूसरा तत्व क्या ले लिया हमने? ऑक्सीजन। तो कहने का मतलब क्या है? दो तत्व संयोजित होकर, क्या बोला? यदि दो तत्व संयोजित होकर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, क्या बनाते हैं? एक से अधिक यौगिक बनाते हैं। पहला हमने इसको संयोग कराया, तो हमारा क्या बना? हमारा इसको 2 ले लें अनुपात, ठीक है, यहाँ ले लो, तो क्या बनेगा हमारा? H2। या दो से अधिक तत्व क्या ले लें हम? इसको H2 ले लें, इसको O2 ले लें, क्या हो जाएगा हमारा? H2O2। ठीक है, नेक्स्ट क्या ले लें हम? H2 इसको ले लें, O3 ले लें, H2O3। तो दो या दो से अधिक तत्व, देखो दो या दो से अधिक तत्व मिलकर क्या बनाए?
क्या करें तो ये क्या बनाएंगे, पहले हमारा हाइड्रोजन मतलब पानी बना देंगे, हाइड्रोस ऑक्साइड बना देंगे। ठीक है, ऐसे करके क्या है, ये एक निश्चित अनुपात में आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं हमारे, ये निश्चित अनुपात में आ जाते हैं। तो ये क्या अपने भार के अनुपात में रहेंगे। ठीक है, एक और दूसरा एग्जाम्पल देखो इसी में, अभी ये नहीं आया समझ लो। देखो दूसरा एग्जाम्पल देखो, क्या बोला था हमसे, दो या दो से अधिक तत्व मिलकर, हमने क्या ले लिया, नाइट्रोजन ले लिया, तो वो हम ऑक्सीजन से मिलाते हैं, तो हमारा क्या बनेगा, बोला है ना, जब दो तत्व संयोजित होकर, दो तत्व मिलाए, क्या है हमारा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, तो क्या बनाएंगे, हमारा नाइट्रस ऑक्साइड बना लेंगे। ठीक है, दूसरी बात क्या है, हम ले लिया नाइट्रोजन के ले लिया और ऑक्सीजन ले लिया, तो क्या बनाएंगे, नाइट्रिक ऑक्साइड बनाएंगे जी। ठीक है, तीसरा क्या ले लिया हमने, N2O4 ले लिया, N2O4 क्या बनाएंगे हमारा ये, नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। ठीक है, ऐसे करके हम तीन ले लिए, चलो तीन से बताते हैं पहले। तो क्या बोला है, दो तत्व संयोजित होकर एक या एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, पहला यौगिक जे, दूसरा जे, तीसरा जे, मतलब एक या एक से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व के साथ दूसरे तत्व की संयुक्त होने की द्रव्यमान छोटे पूर्णांकों के अनुपात में होते हैं। मतलब नहीं आया समझ में, देखो क्या है, कहने का मतलब ये है कि ये हमारा नाइट्रोजन कितने पे आता है, हमारा नाइट्रोजन कितने पे आता है, देखो तो हमने लिया, ये हमारा कितना हो जाएगा, 28:16, काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 14:8 आ जाएगा पहला। ठीक है, दूसरा क्या आ जाएगा, देखो यहाँ देखो, इनकी टेबल देखो, 14:8, दूसरी क्या बनाई, 14:16, तीसरी क्या बनेगी, 14:24। ठीक है, तो ऐसे करके क्या है कि रेशियो में आ जाएंगे, यहाँ देखो 7, 4, 7, 8, 7, ठीक है 12। कहने का मतलब ये है कि क्या होगा, ये हमारा एक अनुपात आ गया, 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, निकल के आया 4, क्या क्या है हमारा, 4 की टेबल आई 8, 4 3 12, ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे तो क्या होगा, ये पूरा एक सीक्वेंस बन जाएगा। समझ में आए, तो हमारा नियम क्या कहता है, गुणित अनुपात का नियम कहता है कि जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में संयोग, जब दो या दो से अधिक तत्व, या जैसे जब दो तत्व संयोग करके दो या दो से संयोग करके दो या दो से अधिक तत्व बनाते हैं तो वो एक निश्चित अनुपात में होते हैं, इसी को हम गुणित अनुपात का नियम कहते हैं। सबसे चाहे उदाहरण के लिए देखो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर दो यौगिक जल परमाणु बनाता है, जैसे हाइड्रोजन मिलाएंगे तो जल बनाएगा, और हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से वापस ऑक्सीजन के दो अणु मिलाएंगे तो हमारा क्या है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बनाएगा। जैसे यहाँ देख रहे हो, देखो आप लोग, पहला हमारा हाइड्रोजन, ठीक है, कि दो अणु, ऑक्सीजन का एक अणु से मिलेगा तो क्या बनाएगा, हाइड्रोजन जल बनाएगा। मतलब कहने का मतलब ये कैसे कैसे बनाएगा, ये 2 ऑक्सीजन हमारा क्या आता है, 16 पे आता है। यहाँ देखो, ये हाइड्रोजन का एक दो अणु है ही, जो ऑक्सीजन के दो अणु ले लिए, तो ये क्या बनाएगा, 2, ठीक है, ये कितना बनाएगा अपना 32। ठीक है, तो बना, देखो 16 एकम 16, 16 दूनी 32, तो एक रेशियो बना रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, गुणित अनुपात का नियम कहते हैं। देखो अब इसके बाद नेक्स्ट जो भी 3 नियम हमारे हो गए, 2 नियम और रह गए हैं हमारे, जिसमें हमारा एक तो रहेगा गैलूसे का गैसीय अनुपात का नियम, ठीक है, एवोगैड्रो नियम या डाल्टन परमाणु सिद्धांत, इनके बारे में हम कल देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।